चंद ही दिन बाद शाम मिजारी एक मुआवन के हमरा रंजीत सिंह राव के मकान पर पहुंचा तो उनकी मुसरत की इंतहा न रही। उन्होंने इन दोनों की बड़ी आवभगत की। 2 घंटे बाद शाम मिजारी उन्हें साथ लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त रात के 11 बजे थे। वो दोनों जहां पहुंचे बोतल का मदफन वहां से कुछ ही दूर था। अम्मा उसकी काली रात थी। आकाश गहरे गहरे स्याह बादलों से ढका हुआ था। बूंदा बांदी सी हो रही थी। एक मकाम पर पहुंचकर वो 12 बजने का इंतजार करने लगे। ठीक 12 बजते ही शाम मिजारी ने खुफिया खजाने की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले इसने देवी की पूजा की। इसके बाद 2 स्याह मुर्गों की कुर्बानी की गई। फिर मंत्र का जाप शुरू हुआ। आखिर में इसने अंडे के साइज के लींबू पर कोई चीज घिसी। अचानक वो लींबू किसी हीरे की तरह चमकने लगा। इसने लींबू को हुक्म दिया कि वो इस खजाने का सुराख लगाए जो खुफिया दफन है। हुक्म मिलते ही लींबू बरकी सरस से किसी मेंढक की तरह फुदकने लगे। चंद लम्हे इधर उधर उछलने कूदने के बाद एक लींबू साकित सा हो गया, जबकि दूसरे लींबू एकदम से गायब हो गए। रंजीत सिंह राव तखय्युर ज़दा से ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी नजरों पर यकीन नहीं आया। शाम मिजारी ने उन्हें कश्मकश में मुब्तला देखा तो गैस का एक छोटा सा लैंप जला दिया। अब इस लैंप की रोशनी में जहां लींबू जामिद था, खुदाई का काम शुरू किया गया। तकरीबन निस्फ घंटे तक काम होता रहा। इसके बाद इस घड़े से मिट्टी का एक पुराना घड़ा बरामद हुआ। घड़ा देखते ही रंजीत सिंह राव की दिल की हरकत तेज हो गई। शाम मिजारी ने बेधड़क इस घड़े में हाथ डाल दिया। जब इसका हाथ घड़े से बाहर आया तो इसमें सोने का एक बड़ा सा डला था जो रोशनी में चमक रहा था। रंजीत सिंह राव सोने के इतने बड़े डले को देखकर खुशी से दीवाने हो गए और इसे थामने के लिए बेख्तियार इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन शाम मिजारी ने फौरन ही वो डाला घड़े में डाल दिया। ये तुमने क्या हरकत की, मुझे भी तो देखने देते। वो फौरन बोले, रंजीत सिंह राव जी, ये सारी दौलत आप ही की मलकियत है। सिर्फ ये एक घड़ा नहीं, इस तरह सोने से भरे 2 बड़े बड़े घड़े और भी हैं। लेकिन आप या आपके खानदान का कोई फर्द उन्हें हाथ लगाना तो दर्दनाक छू भी नहीं सकता। वो किस लिए? रंजीत सिंह राव ने इसे हैरत से देखा। इसकी बात इसकी समझ में नहीं आई। इसीलिए कि ये खजाना अभी तक पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है, शाम मिजारी ने जवाब दिया। मैं आपकी बात बिल्कुल ही नहीं समझा, उन्होंने उलझते हुए कहा। अब क्या रुकावट बाकी है? क्या इसे घर ले जाने के लिए किसी की इजाजत लेना जरूरी है? हर खजाने की कोई न कोई हिफाजत करता है, इसने जवाब दिया। कहीं नाग देवता और कहीं भूत प्रेत, और इस खजाने की हिफाजत एक जिन कर रहा है, जिससे पूरी तरह आजाद होने में 1 रोज नहीं बल्कि पूरे 3 माह लगेंगे। लिहाजा आपको सब्र और इंतजार करना होगा, वरना सारा अमल, मेहनत और जद्दोजहद अकालत जाएगी। जिन इनके औसान खता हो गए। उन्होंने जिन्नात के बारे में सुन रखा था कि वो बेहद ताकतवर और खतरनाक होते हैं। इनकी समझ में नहीं आया कि इस नई उफ्ताद का कैसे मुकाबला करे। शाम मिजारी तो एक आम सा पुजारी था। ये 3 माह 3 सदियों से कम नहीं थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि उन्होंने एकदम से हैरत अंगेज और हौलनाक वाकया देखा। शाम मिजारी जैसे ही घड़े को बोरे में बंद करने लगा, यक्का यक जमीन पर गिरा और माही बेआब की तरह तड़पने लगा। इनकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये तो अच्छा भला था, यक्का यक इसे क्या हो गया। उन्होंने शाम मिजारी के साथी की जानिब देखा जिसे वो लेकर आया था और बोले, तुम खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? कुछ करो, इसे क्या हो गया है अचानक। उसी लम्हे शाम मिजारी का मुआवन रामदास इसकी तरफ बढ़ा। इसने थैले से कुछ लींबू निकाले और उन्हें 2 टुकड़ों में काटकर शाम मिजारी के सर पर फेंके। कुछ ही देर में इसकी हालत संभल गई। अब इस घड़े को, जिसमें हीरे, जेवरात और सोने के डाले भरे पड़े थे,
बोरे में बंद कर दिया गया। क्या जिन हमें ये घड़ा ले जाने देगा? तुम बता रहे थे कि वो पहरा दे रहा है। वो खौफजदा लहजे में बोले। अब वो चला गया है। खौफजदा और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शाम मिज़ारी ने उन्हें दिलासा दिया। क्यों चला गया, जबकि वो इस खजाने पर सदियों से पहरा दे रहा था? इसीलिए कि इसकी महबूबा काली नागन जो रूठी हुई थी इसे मनाने आ गई थी। रामदास ने जवाब दिया। ये बात तुम्हें किसने बताई? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो शशदर होकर बोले। क्या जिन जानवरों से इश्क लड़ाते हैं? ये जो नाग देवता होते हैं वो किसी भी बैरूप में आ सकते हैं। इस काली नागन के आने से पहले वो जिन के रूप में था। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे और क्यों कर पता चला? वो तकरार के अंदाज में बोले। इसीलिए कि मैं भी कोई सिर्फी इल्म जानता हूँ। मैंने काली नागन को देखा था जो काले नाग से बाहम पे वस थी और इसे मना रही थी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो इस बरगद के दरख्त की ओट में जाकर देखो। तुम्हें दो मुतवाजी मोटी मोटी लकीरें दिखाई देंगी जो झील की तरफ जाती नजर आएंगी। लेकिन एहतियात करना, किसी दरख्त की ओट से देखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस हरकत से तैश में आकर काली नागन तुम्हें डस ले। शाम मिज़ारी ने कहा, जाओ जाकर देखो ये मंजर तुम सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकोगे। वो बेख्तियार कशां कशां झील की तरफ बढ़ गए। फिर वो एक दरख्त और झाड़ियों के दरमियान इस तरह खड़े हो गए कि वहां से उन्हें कोई देख नहीं सकता था। उन्होंने जो कुछ देखा बस देखते ही रह गए। क्योंकि नाग और नागन सदियों बाद मिले थे, इसीलिए वो झील में नहाते तैरते बड़े वालहाना अंदाज और वारफतगी से जश्न मना रहे थे। वो शायद इस दिलकश नज़ारे में देर तक महव रहते कि उन्हें एकदम से खजाने का ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों खजाना लेकर उड़न छू हो जाए। जब वो वापस खेत पर पहुंचे तो उनका ख्याल गलत निकला। वो दोनों इनका इंतजार कर रहे थे। हैरत है आप इतनी जल्दी वापस आ गए। रामदास मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। आपको शायद ये धड़का हो रहा होगा कि कहीं हम ये खजाना लेकर उड़नछू ना हो जाएं। वो मंजर ही ऐसा था, इसे सदियों तक देखता रहूं। वो किसी आशिक मिजाज जवान के अंदाज में बोले। आप सच कह रहे हैं, रामदास ने ताईदी लहजे में कहा। औरत की कशिश के खजाने के सामने हीरे, सोना और सोने के जेवरात भी हेज हैं। ये काली नागन जितनी हसीन है इतनी ही खतरनाक भी है। जो कि मैं एक सपेरा भी हूँ, सांपों, नागों और नागनों के बारे में भी जानता हूँ। अगर मैं सिर्फ ही इल्म का माहिर ना होता तो मुझे अब तक कोई ना कोई नागन डस चुकी होती। मैं आज काली नागन के बारे में जानता हूँ। मैं उस काली नागन के बारे में जानता हूँ जो नागनों की महारानी है। वो सदियों से अब तक हसीन, दोशीज़ा और नारियों के बैरूप में आकर डसती रही है। इस काली नागन ने जब कभी भी किसी दोशीज़ा का रूप भरा, इसके हसूल के लिए खून खराबा होता रहा और होता रहेगा। अच्छा चलो अब जल्दी से चल पड़ो, रणजीत सिंह राव बेताबी से बोले। इनकी आवाज में खौफ झलक रहा था। ऐसी भी घबराहट और खौफ क्यों? रामदास हंस पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वो जोड़ा वापस आ जाए और हम खजाने से महरूम हो जाएं। रणजीत सिंह राव ने शक और खौफ का इजहार किया। नहीं, वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अब उन्हें इस खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं रही। रामदास ने कहा, नाग को अपनी नागन मिल गई है। अब इसके नजदीक इस खजाने की कोई अहमियत और वक़्त नहीं रही है। अब वो अपने संसार में लौट जाएंगे। क्या इनका कोई अपना संसार भी है? वो तजस्सुस से बोले। मैंने तो सुना है कि जितने सांप, बिच्छू, नाग और नागन हैं वो सारी दुनिया में फैली हुई हैं। खुसूसन जंगलात इनका अपना संसार है। दुनिया में जितने भी जंगलात हैं वो इनके संसार हैं और इनके संसार में सिर्फ सांप, नाग और नागन देवता ही नहीं बल्कि हर तरह की एक से एक हसीन और खतरनाक नागने हैं। इनमें महारानियां भी हैं। यूं समझे कि इनमें तबकात छोटे बड़े, कमतर और आला दर्जात के हैं।
طاقتور اور کمزور بھی ہے، نفرت محبت اور انا بھی ہے۔ وہ آپس میں محبت کرتے اور گھر بساتے ہیں۔ ناگ دیوتا ان سب پر بھاری ہوتا ہے، اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، وہ صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ پھر وہ انسانی آبادیوں میں کیوں بسے ہوئے ہیں، اپنے سنسار سے کیوں آتے ہیں اور انسانوں کو ڈستے ہیں؟ وہ خوراک اور زندگی کی یکسانیت سے اکتا کر انسانی آبادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ موذی اس وقت تک آدمی کو ڈستے نہیں جب تک ان سے چھیڑ خانی نہیں کی جاتی۔ یہ سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہ سانپ، ازدے، ناگنے اور ناگ بھی دنیا کی سیر و سیاحت پر نکل جاتے ہیں تو پھر اپنی دنیا میں واپس نہیں جاتے۔ ایسی باتیں میں نے کہیں سے نہیں سنی اور نہ ہی کہیں پڑھی۔ وہ تخیل زدہ لہجے میں بولے۔ ان کو یہ ساری باتیں جو بے ربط تھیں بڑی عجیب اور مضحکہ خیز لگی۔ انہیں جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے چونک کر کہنے لگے، رات کس قدر بھیانک اور خوفناک ہوتی جا رہی ہے، اب یہ خزانہ لے کر چل دینا چاہیے۔ رام داس نے بورا اٹھا کر سر پر رکھا اور گاؤں کی طرف خوشی اور تیزی سے چل پڑے۔ ان کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں شام مزاری نے ان سے تاکیدی لہجے میں کہا، اس کا انداز اور لہجہ باجارحانہ تھا۔ ابھی 3 ماہ تک آپ کے گھر کا کوئی فرد بھی آپ کی ماتا جی، پتنی اور لڑکیوں میں سے اس گڑھے کو نہیں چھوئے گا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاتھ لگانے میں کیا حرج ہے؟ رنجیت سنگھ راؤ کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ جبکہ ہم یہ گھڑا گھر لے کر جا رہے ہیں، اب یہ خزانہ تو ہماری اپنی مالکیت ہے۔ کوئی بات، وجہ اور راز ہے جس کے سبب آپ کو تاکید کر رہا ہوں۔ شام مزاری نے جواب دیا اور انہیں سمجھانے لگا، اگر کسی نے اسے چھو بھی لیا تو پھر سارا سونا مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، ساری محنت، عمل اور کوشش بھی خاک میں مل جائے گی۔ صرف یہی نہیں، زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر اس خزانے کے بارے میں بتا ضرور سکتے ہیں، مگر انہیں سختی سے ہدایت کر دیں کہ کوئی اس گڑھے کو غلطی سے بھی نہ چھوئے۔ انہوں نے اچھی طرح شام مزاری کو یقین دلایا کہ وہ گھر والوں کو تاکید کر دیں گے۔ تب اس نے ان کی بات کا یقین کیا۔ وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے کہ خزانہ مٹی بن جائے اور جانیں خطرے میں پڑ جائیں۔ گھر پہنچنے کے بعد بورے کو دوسری منزل کے کمرے میں رکھ دیا گیا تاکہ وہ حفاظت سے رہے اور اس کے قریب کوئی جانے نہ پائے۔ اب صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، اسی لیے سونے کی بجائے وہ شام مزاری اور رام داس صبح کے انتظار میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ رام داس انہیں سانپوں، ازدوں اور ناگ دیوتاؤں کی قصے سناتا رہا۔ صبح 6 بجے شام مزاری کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ وہ پہلے کی طرح زمین پر گر کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے اور کراہنے لگا۔ اس کا درد ناقابل برداشت ہونے لگا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ رنجیت سنگھ راؤ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کھیت میں بھی وہ اس طرح گرا تھا لیکن بے ہوش نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کراہا تھا۔ وہ گھر تک ٹھیک حالت میں پہنچا تھا۔ رام داس نے فوراً ہی اس کی نبض دیکھی اور سینے پر کان رکھ کر چند لمحوں تک دھڑکنیں سنتا رہا۔ پھر سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا کہ یہ مر تو نہیں گیا ہے، کیسا بے سدھ پڑا ہوا ہے۔ وہ بولے تو ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ زندہ ہے، رام داس نے جواب دیا۔ نہ صرف اس کی نبض چل رہی ہے بلکہ دل کی دھڑکنیں بھی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے انہیں دلاسا دیا، بعض اوقات اس پر ایسا دورہ پڑ جاتا ہے، میں ابھی جا کر کسی ڈاکٹر کو لے آتا ہوں۔ وہ گھبرا کر بولے، محلے میں 2-1 ڈاکٹر بھی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے۔ انہیں ڈاکٹر کو دکھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دراصل ناگ اور ناگن کے جاتے ہی وہ جن آ گیا ہے جو صدیوں سے اس خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ رام داس کہنے لگا، اس نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اسی لیے ان پر کوئی دوا اور انجیکشن اثر نہیں کرے گا۔ پھر یہ کس طرح ٹھیک ہوں گے؟
ان کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، وہ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔